जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। सब लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से पर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के हम लोग देखने वाले हैं सोशलॉजी। ठीक है, सोशलॉजी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जो कि धर्म के बारे। ठीक है, एक यूनिट है जो कि ये यूनिट नंबर आप लोग का 18 में, ठीक है, देखने को मिलेगा धर्म। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग धर्म के बारे हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों आप लोग का ये जो आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जितना भी बताया जाएगा आप लोग एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन आप लोगों को जुलाई में होगा, तो 100% आप लोग श्योर रहिए, आप लोगों को होगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग का क्या बोलते हैं इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, आप लोग को नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग बार बार बोल रहे हैं, जब आचार संहिता लागू हुआ था उसी समय से बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे। आप लोग बहुत पछताइएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि जिसको नौकरी लेना है ना वो अभी से तैयारी कर रहा होगा, अभी भी समय है। ठीक है, आप लोग तैयारी में लग जाइए और झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का कर लीजिए। ठीक है ना, अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ हम भी झारखंड महिला सुपरवाइजर नौकरी प्राप्त करें, तो ये आप लोग के लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ अगर आप लोग सोशलॉजी का अगर नोट्स लेना चाहते हैं, एकदम आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए, एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया। ठीक है, जितना भी JCC के द्वारा टॉपिक जारी कर दिया गया था, ठीक है, सोशलॉजी के लिए, तो वो आप लोग के लिए हम लोग 10-12 शिक्षक मिलके हम लोग इसको बनाए हैं नोट्स को। ठीक है, तो आप लोग चाहिएगा तो इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग को एक नंबर दे रहे हैं, उसमें आप लोग संपर्क कीजिएगा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। आप लोग अगर चाहिए नोट्स तो आप लोग सोशलॉजी का तो मिल जाएगा। ठीक है, और सोशलॉजी के अलावा भी अगर आप लोग के सगे संबंधी होंगे जिनका साइकोलॉजी या होम साइंस होगा, तो उन लोग को भी बता दीजिएगा। ठीक है, नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, और एग्ज़ाम में आप लोग यहीं से ही प्रश्न देखने को मिले, क्योंकि आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है आप लोग को प्रश्न छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग अभी 1-1.5 महीना 2 महीना भी समय है, आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थीगण हैं, उन लोग सिलेबस तक का पता नहीं है, तो अभी भी ज़्यादा क्या बोलते हैं देर नहीं हुआ है। ठीक है, तो 2 महीना भी बहुत है, 2 महीना में कुछ भी हो सकता है। दिन रात एक कर दीजिए, आप लोग तैयारी में लग जाइए। आप लोग शुरू से ही बोल रहे हैं तैयारी में लगिए, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम डेट के चक्कर में लगल हैं। आप लोग सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम डेट करते तो ये आप लोग के लिए शोभा देता है। ठीक है, लेकिन आप लोग का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है, आप लोग एग्ज़ाम के पीछे लगा हुआ है। मान के चलिए बोल देगा 15 दिन के अंदर में एग्ज़ाम लेंगे, तो क्या आप लोग क्वालिफाई कर पाइएगा? नहीं कर पाएगी, इसीलिए बोलते हैं आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की देखते हैं धर्म के बारे। ठीक है, तो देखिए धर्म क्या है। तो धर्म देखिए, धर्म एक ऐसी अवधारणा है जो जीवन के नैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पक्षों को समाहित करती है। ठीक है, यह व्यक्ति की आचरण और कर्तव्यों का निर्धारण भी करता है और समाज में सामंजस्य बनाए रखने का मार्गदर्शन करता है। धर्म के विभिन्न प्रकार उनकी विशेषताएं। ठीक है, देखिए धर्म एक क्या होता है, एक विचारधारा होता है ना, और सभी धर्मों का मानने का उद्देश्य एक ही है। ठीक है, भाईचारा बन के रहने का, किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी के साथ शोषण नहीं करना है। लेकिन आजकल राजनीतिक की वजह से धर्म से एक दूसरे के लोग लड़ रहे हैं। हिंदू वो लोग मुस्लिम के साथ लड़ रहे हैं, मुस्लिम लोग हिंदू से लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों का मानने का उद्देश्य एक ही है। ठीक है, भाईचारा, सभी के साथ मिलजुल के रहना, सभी का एक दूसरे का सहयोग करना, यही एकदम मूल धर्म कहता है। ठीक है, लेकिन अभी का डेट में ऐसा नहीं हो रहा है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म के बारे। ठीक है, इसका मुख्य सिद्धांत देख लीजिए। इसका मुख्य सिद्धांत आप लोग देखिए 4 है। देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कर्म, पुनर्जन्म। ठीक है, और प्रमुख ग्रंथ आप लोग जान लीजिए। हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जिससे प्रश्न बनता है वही सब को हम लोग को देखना है। ठीक है, ज़्यादा डीपली भी नहीं जाना है। तो देखिए हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ के बारे में आप लोग जान लीजिए। वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, ये सब हिंदू धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, पूजा पद्धति देखिए, मूर्ति पूजा है, यज्ञ, ध्यान, भक्ति, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का बौद्ध धर्म, है ना। बौद्ध धर्म है, देखिए बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत आप लोग का 4
आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, निवारण। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ त्रिपीठ है, पूछ देगा त्रिपीठ किस धर्म का ग्रंथ है, तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर क्या लगाइएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, देखिए इसका पूजा पद्धति ध्यान, विहार, प्रज्ञा, शील पालन है। ठीक है, ये सब यही सबसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है ना। देखिए अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या क्या है, देखिए अहिंसा है, अनेकतावाद है, अपरिग्रह है, स्यादवाद है। ठीक है, और इसका प्रमुख ग्रंथ देख लीजिए, आगम ग्रंथ है। जैन धर्म का ग्रंथ कौन सा है प्रमुख ग्रंथ, तो आगम ग्रंथ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूजा पद्धति देखिए ध्यान, तपस्या, व्रत, प्रतिक्रमण, है ना। अब नेक्स्ट है आप लोग का सिख धर्म। ठीक है, सिख धर्म के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो देखिए सिख धर्म का आप लोग का मुख्य सिद्धांत है एक ईश्वर, नाम सिमरन, किरत करो, वन छको। ठीक है, ये सब इसका मुख्य सिद्धांत है और ये सब आप लोग को याद करना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, देखिए प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं। प्रमुख ग्रंथ आप लोग को देखिए गुरु ग्रंथ साहिब है ना। गुरु ग्रंथ साहिब पूछ देगा सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, पूजा पद्धति की बात करते हैं। पूजा पद्धति में देखिए नाम जपना, सेवा, लंगर, है ना। और सिख धर्म का आदमी एकदम शाकाहारी रहता है। पूछ देगा किस धर्म के लोग शाकाहारी होते हैं, तो ये सिख धर्म के लोग होते हैं, है ना। देखिए इस्लाम धर्म के बारे जान लीजिए। इस्लाम धर्म देखिए इसका मुख्य सिद्धांत है आप लोग का तौहीद, यानी कि एक ईश्वरवाद, नमाज, रोजा, जक़ात, हज, ये सब है। इसका प्रमुख ग्रंथ देखिए कुरान है ना। पूजा पद्धति नमाज करना, रोजा, हज, जक़ात, ये सब इसका पूजा पद्धति है ना। देखिए नेक्स्ट है आप लोग का ईसाई धर्म, है ना। ईसाई धर्म के बारे में आप लोग जान लीजिए। इसका मुख्य सिद्धांत है त्रिदेव। त्रिदेव के अंतर्गत क्या आ जाएगा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, है ना। प्रेम, पाप से मुक्ति, इसका ईसाई धर्म का मुख्य सिद्धांत रहा। और इसका प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं बाइबल, है ना। ईसाई धर्म का ग्रंथ कौन सा है, तो बाइबल है। पूजा पद्धति देखिए इसमें प्रार्थना किया जाता है, चर्च में आराधना किया जाता है, संस्कार है ना। देखिए नेक्स्ट है आप लोग का यहूदी धर्म। यहूदी धर्म है, देखिए यहूदी धर्म का मुख्य सिद्धांत है ईश्वरवाद, धर्मनिष्ठा, नैतिकता। इसका प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं दोस्तों तोरा है ना। पूछ देगा तोरा किस धर्म का ग्रंथ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहूदी हो जाएगा, है ना। पूजा पद्धति की बात करते हैं। पूजा पद्धति देखिए इसका यहूदी का रहने वाला शब्द, त्यौहार, प्रार्थना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है, इसको भी जान लीजिए। धर्म के विभिन्न प्रकार अलग अलग संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को प्रकट करते हैं। अच्छा, हालांकि इन सबका उद्देश्य व्यक्ति और समाज का नैतिक और आध्यात्मिक रूप से क्या है, उन्नत बनाना। सही बात है, सभी धर्मों का मानने के उद्देश्य एक ही है। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं इसी में है, इसी धर्म चैप्टर में है आप लोग का जनसंख्या परिणाम। तो जनसंख्या परिणाम क्या है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो देखिए जनसंख्या परिणाम या जनसंख्या वृद्धि के परिणाम अनेक बहुआयामी होते हैं, नहीं, यानी कि इसका परिणाम बहुत सारे होता है और यह परिणाम सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक क्षेत्रों में दिखाई देता है ना। और ये जो परिणाम है जनसंख्या का, ये आप लोग का सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए जनसंख्या के कुछ मुख्य परिणाम हैं, जैसे कि आप लोग आर्थिक परिणाम। ठीक है, आर्थिक परिणाम क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा। आर्थिक परिणाम के अंतर्गत आप लोग बेरोजगारी आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, जनसंख्या में वृद्धि के साथ रोजगार के अवसरों की कमी हो सकती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है ना। देखिए जनसंख्या बढ़ेगा, है ना, जनसंख्या बढ़ेगा तो रोजगार का अवसर भी कम होगा और अवसर कम होगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा। राइट। ठीक है, आय में असमानता, यानी कि आय इक्वल नहीं होना, बराबर नहीं होना। देखिए अधिक जनसंख्या के कारण संसाधनों की मांग बढ़ती है। सही बात है। देखिए मान के चलिए 10 आदमी हैं और एक बांटना है और 8 ही चीज़ है, तो इसमें क्या होगा, मतलब असमानता हो जाएगा, है ना। वही बोल रहा, आय में असमानता, अधिक जनसंख्या कारण संसाधनों की मांग बढ़ती है, जिससे आय और संपत्ति में असमानता होता है। इसी से क्या होता है कि महंगाई बढ़ता है। राइट। नेक्स्ट आप लोग का आर्थिक परिणाम में देखिए गरीबी।
जनसंख्या वृद्धि के साथ संसाधनों की कमी होने से गरीबी दर बढ़ती है ना। देखिए जनसंख्या बढ़ेगा, संसाधन का कमी रहेगा तो किससे होगा, वो बेरोजगारी होगा और बेरोजगारी से वो गरीबी रेखा में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट आप लोग सामाजिक परिणाम, जनसंख्या के सामाजिक परिणाम क्या है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए, है ना। तो देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ, सामाजिक परिणाम देखिए जनसंख्या में क्या क्या पड़ता है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ पड़ता है। अधिक जनसंख्या से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ जाती है ना, और अधिक जनसंख्या से क्या होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य जो सेवा का होता है वो आप लोग का मांग होता है जो बढ़ जाता है, जिससे इन सेवाओं की गुणवत्ता पर असर पड़ता है ना। और क्या होता है कि मांग अधिक है और मटेरियल कम है तो और आदमी को भी देना है तो उसमें डुप्लिकेट काम किया करने लगता है ना, वही कह रहा है। अब देखिए शहरीकरण, शहरीकरण क्या है, सामाजिक परिणाम के शहरीकरण क्या है। देखिए जनसंख्या वृद्धि शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन बढ़ता है, सही बात, जनसंख्या वृद्धि होता है तो लोग गांव में नहीं रहने लगते हैं, है ना। गांव में क्यों नहीं रहने, क्योंकि रोजगार की तलाश में वो शहर की ओर रुख करती है, जिससे क्या होता है कि शहरों में भीड़ भाड़, अव्यवस्था, झुग्गियों की संख्या बढ़ने लगती है। और गांव के लोग जाते हैं शहर कि अच्छे से काम वगैरह करेंगे और अच्छे से अपना परिवार का पालन पोषण करेंगे, लेकिन शहर जाके गांव से भी बदतर स्थिति हो जाता है ना। जाके वहाँ छोटा मोटा काम करने लगते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने लगते हैं। आप लोग जाइएगा बड़े बड़े शहर में तो देखने को मिलेगा गांव से लोग ही आते हैं जो कि वो झुग्गी झोपड़ी में रहने का कार्य करते हैं, है ना। नेक्स्ट आप लोग सामाजिक तनाव, सामाजिक तनाव परिणाम देखिए, अधिक जनसंख्या के कारण संसाधनों की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। ठीक है, अधिक जनसंख्या के कारण जो कि संसाधन की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे सामाजिक तनाव और संघर्ष उत्पन्न हो सकता है ना। इससे हो जाएगा। देखिए समाज जनसंख्या परिणाम में देखिए पर्यावरणीय परिणाम भी होता है, कैसे होता है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, है ना। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे होता है। देखिए वो जनसंख्या वृद्धि के कारण जल, भूमि, जंगल, अन्य प्राकृतिक संसाधनों अत्यधिक दोहन होता है ना। जनसंख्या वृद्धि होगा तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होने लगता है ना। जल का ज़्यादा उपयोग होने लगता है, भूमि का ज़्यादा उपयोग होने लगता है, जंगल झाड़ को आदमी सब काट के ख़त्म कर देता है, जिससे क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधन का दोहन होता है और पर्यावरणीय में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है आप लोग का प्रदूषण, अधिक जनसंख्या से वाहन अधिक चलने लगेगा, उद्योग धंधा लगेगा, है ना, और घरों से निकलने कचरे प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, जिससे वायु, जल और भूमि प्रदूषण बढ़ता है। सही बात है, इससे वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण बढ़ता है। जैव विविधता को खतरा, है ना, जनसंख्या वृद्धि से जैव विविधता को भी खतरा होता है। वनों की कटाई प्राकृतिक अवसरों को नष्ट से जैव विविधता को प्रभावित करता है। अब देखिएगा कि आप लोग आसपास में जंगल होगा तो उसमें देखिएगा कि जलावन की लकड़ी लाने के लिए पेड़ पौधों के काटा जाता है, बकरी, गाय, बैल, ये सबको जो उसका पत्ता होता है उसको खिलाने के लिए पेड़ पौधों को काटा जाता है ना। जिससे क्या होता है, ये पर्यावरण को असंतुलित करता है और जिससे जो वायुमंडलीय चक्र है वो गड़बड़ा जाता है ना। और इससे क्या होता है वो जैव विविधता को प्रभावित करता है ना। अब देखिएगा प्राकृतिक आवास को, जैसे कि हाथी हो गया, बाघ हो गया, ये सब सुअर हो गया, सबको प्राकृतिक आवास हो जाके गांव का आदमी जाके जंगल को उजाड़ते हैं। तो गांव में अगर उसको खाने के नहीं मिलेगा तो कहाँ रुख करेगा, और गांव की ओर रुख करेगा, जिससे आमजन का यहाँ पे क्षति होता है ना। इसलिए आदमी को भी इसमें सोचने विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है राजनीतिक परिणाम, जनसंख्या वृद्धि से राजनीतिक परिणाम कैसे हो सकता है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए नीतिगत चुनौतियाँ, नीतिगत चुनौतियाँ क्या है, अधिक जनसंख्या के प्रबंधन के लिए सरकारों की नई नीतियाँ और योजनाएं बननी पड़ती है। ठीक है, अधिक जनसंख्या रहेगा तो उसके हिसाब से सरकार को नीति, नियम, योजना बनाना पड़ता है ना। सामरिक संघर्ष, सामरिक संघर्ष क्या है, देखिए जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष बढ़ जाता है ना, जिससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का प्रवास और शरणार्थी संकट, प्रवास और
शरणार्थी संकट क्या है, देखिए जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की कमी कारण लोग अन्य देशों या क्षेत्रों में प्रवास करने को मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, जनसंख्या अधिक होने के कारण, बेरोजगारी होने के कारण लोग क्या होते हैं, और दूसरे राज्यों के साथ साथ दूसरे देशों से भी पलायन कर जाते हैं, है ना, और जिससे प्रवास और शरणार्थी संकट उत्पन्न हो जाता है ना। देखिए वही कह रहा है, जनसंख्या वृद्धि के ये परिणाम समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और इसके प्रबंधन के लिए सामूहिक अस्थायी समाधान आवश्यक है। राइट, अब हम लोग देखते हैं यही टॉपिक का है, धर्म टॉपिक का, भौगोलिक वितरण और पड़ोसी। ये क्या है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए जनसंख्या का भौगोलिक वितरण और पड़ोसियों का प्रभाव दोनों महत्वपूर्ण पहलू है ना। भौगोलिक वितरण और पड़ोसी ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं, है ना, जो किसी देश की जनसंख्या, संस्कृति, सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। आइए इन दोनों विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनसंख्या का भौगोलिक वितरण, है ना। जनसंख्या का भौगोलिक वितरण क्या है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए जनसंख्या भौगोलिक वितरण विभिन्न भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को प्रभावित करती है। इसके पहलू निम्नलिखित हैं। ठीक है, सबसे पहला जनसंख्या भौगोलिक वितरण का पहला कारक है आप लोग का भौतिक कारक। ठीक है, भौतिक कारक के अंतर्गत आप लोग क्या आ जाएगा, जलवायु। देखिए उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। सही बात है, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, यानी कि जनसंख्या उस क्षेत्र में अधिक होता है। जबकि अत्यधिक ठंडे या कम गर्म क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है। उस क्षेत्र में ठंडा या गर्म स्थान में जनसंख्या घनत्व जो होता है वो कम होता है। राइट, देखिए भू आकृतिक विशेषताएं। भू आकृतिक विशेषताएं क्या है, देखिए मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होती है। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होती है। पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में अधिक होती है, तो ये आप लोग का मैदानी क्षेत्रों में इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, काहे कि यहाँ खेती और अन्य आर्थिक गतिविधियाँ आसानी से की जाती है। देखिए समतल भूमि रहेगा, मैदानी क्षेत्र रहेगा, तो वहाँ पे खेती बाड़ी आसानी से किया जा सकता है ना। और पर्वतीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी रहता है। पर्वतीय क्षेत्र में वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकता है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या कम रहेगा। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है, देखिए औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में देखिए औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। सही बात है, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, जिससे वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जहाँ उद्योग धंधा रहेगा वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी अधिक रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको रोजगार आसानी से मिल जाता है ना। गांव के लोग को या फिर शहर के लोगों को उस क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलता है, तो वो दूसरे शहर, दूसरे देश या दूसरे कंट्री भी पलायन कर जाते हैं। क्यों, वह रोजगार पाने के लिए, पेट पालने के लिए, है ना। देखिए है आर्थिक कारक में आप लोग का एक है कृषि। कृषि योग्य भूमि और जल संसाधनों की उपलब्धता भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। सही बात, कृषि योग्य भूमि और जल संसाधनों की उपलब्धता भी आप लोग का जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। राइट, नेक्स्ट आप लोग का थर्ड में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या है उसके बारे आप लोग जान लीजिए। देखिए आवर्जन के अनुसार, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि मुख्यतः आवर्जन के कारण होती है। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि आवर्जन के कारण होती है, जैसे कि शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आवर्जन, है ना। सांस्कृतिक प्रथाएं देख लीजिए। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है, जैसे कि तीर्थ स्थल हो गया, है ना। तीर्थ स्थल के आसपास भी बहुत सारे जनसंख्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं पड़ोसी देशों का प्रभाव। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है ना। और फिर से बोल रहे हैं, अगर आप लोग का सोशोलॉजी या फिर साइकोलॉजी या आप लोग तो बेसिकली इस वीडियो को जितना भी देख रहे हैं सोशोलॉजी के स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो सोशोलॉजी के जितने भी कैंडिडेट होंगे, अगर आप लोग को सोशोलॉजी के नोट्स चाहिए, अगर आप लोग को झारखंड महिला सुपरवाइजर में और जॉब प्राप्त करना है, तो ये नोट्स जो आप लोग के लिए हम लोग बनाए हैं बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग को हम गारंटी देते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है,
एक भी प्रश्न आप लोग को नहीं छूटेगा, ठीक है, क्योंकि सारा टॉपिक जितना भी JCC के द्वारा दिया गया है सारा आप लोग को कवर किया गया है ना। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं झारखंड महिला सुपरवाइजर में नौकरी प्राप्त करना, तो ये आप लोग को नोट्स रामबाण होने वाला है, ठीक है। और आप लोग का एग्ज़ाम भी हम बता दे रहे हैं होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, तैयारी कीजिए, अभी 2 महीना समय है, ठीक है। अगर चाहते हैं आप लोग नोट्स प्राप्त करना, अगर चाहते हैं आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर में नौकरी प्राप्त करना, तो आप लोग नोट्स को परचेज कीजिए और पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, ठीक है ना। चाहिएगा तो आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए, आप लोग को मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, ठीक है, या फिर कॉल कीजिए, आप लोग का सारा जानकारी मिल जाएगा, कैसे प्राप्त करना है नहीं करना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे, ठीक है, उनका पास वीडियो पहुंच सके, और आप लोग का भाई बंधु या फिर जो भी सगे संबंधी होंगे, चाचा चाची, मौसा मौसी, नाना नानी, ठीक है, उन लोग पास वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, फॉर्म भरे होंगे तो, ठीक है। और साइकोलॉजी या फिर आप लोग का होम साइंस का भी नोट्स चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोग को दिए हैं नंबर, उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप लोग का उसका भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।